तो 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस बार कांवड़ियों को पार्किंग, गंगा घाट और ट्रैफिक रूट ढूंढने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए पुलिस की ओर से QR कोड तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा रूट पर जगह जगह QR कोड लगाए जाएंगे, जिससे लोग अपने स्मार्टफोन से कोड को स्कैन करके पार्किंग और गंगा घाटों के बारे में जानकारी ले सकेंगे। हरिद्वार के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के कई जिलों में पुलिस टीम लगाकर QR कोड के पैम्पलेट बांट रही है, ताकि यात्रा शुरू करने से पहले कांवड़ियों को सभी जरूरी जानकारी मिल जाए। तो व्यवस्था इस बार बेहतरीन की गई है। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए QR कोड का इस्तेमाल किया गया है। QR कोड हम लोगों के द्वारा इसलिए भी जारी किया गया क्योंकि आज की डेट में सभी के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के माध्यम से उस QR कोड को स्कैन करके जो उनकी नज़दीक पार्किंग है वहां तक व्यक्ति पहुंच सकता है। किसी प्रकार की जो पार्किंग की जो दुविधाएं होती हैं उसको हम लोगों के द्वारा निराकरण करने की कोशिश किया गया। और इसी पर बातचीत करने के लिए पुलकित हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। पुलकित, कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है। ये हम देख रहे थे कि कई महीनों से ये यात्रा की तैयारी को लेकर तमाम तरह के बंदोबस्त किए जा रहे थे, लेकिन इस बार जो QR कोड दिया गया है उससे बहुत हद तक कांवड़ियों की जो परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए 22 तारीख से विधिवत रूप से कांवड़ मेले की शुरुआत होगी। हालांकि जो पैदल कांवड़िए हैं वो थोड़े मात्रा में हरिद्वार पहुंचने भी लग गए हैं और धर्मनगरी में कांवड़ियों की जो रौनक है वो धीरे धीरे शुरू हो गई है। जो QR कोड व्यवस्था है ये यहाँ पर लागू इस बार पहली बार की गई है और अगर ये कारगर होती है 50 से 60% भी अगर ये कारगर होती है तो पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जो सबसे बड़ी चुनौती रहता है, वो काफी हद तक आसान हो जाएगा। ये QR कोड व्यवस्था इस तरह से काम करेगी कि जो भी कांवड़ यात्री दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से हरिद्वार पहुंचते हैं कांवड़ लेने के लिए, सबसे ज्यादा जो है वो डाक कांवड़ उसमें होती है और लाखों की संख्या में जो बड़े वाहन है वो हरिद्वार पहुंचते हैं। सभी वाहनों को पार्किंग में पार्क कराना होता है और जो रूट है वो उस हिसाब से बनाया जाता है कि जो ट्रैफिक प्लान है, जो कांवड़ यात्रियों के जो वाहन है वो सीधा निर्धारित पार्किंग तक पहुंचे और किसी भी तरह की जाम की स्थिति ना हो, अव्यवस्था ना हो। लेकिन लोगों को पता ना होने के कारण जो वाहन है वो दूसरी तरफ मोड़ दिए जाते हैं, शहर के अंदर की तरफ मोड़ दिए जाते हैं, जिससे न सिर्फ जाम की स्थिति बन जाती है बल्कि कांवड़ियों को भी असुविधा होती है, क्योंकि इस समय पर लगभग सभी के पास में स्मार्टफोन होता है। तो ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो भी हरिद्वार में जिले में एंटर करेंगे, कांवड़ रूट पर रहेंगे, वो जगह जगह पर जब QR कोड लगा हुआ देखेंगे तो अपने मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने से उन्हें पार्किंग की जानकारी, गंगा घाट की जानकारी, ट्रैफिक रूट क्या रहेगा इसकी जानकारी उन्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां QR कोड को स्कैन करने से पेज पर आ जाएंगी। ये जो QR कोड है ये सिर्फ हरिद्वार में ही नहीं लगाया गया है, क्योंकि जो कांवड़ यात्री है वो दूसरे राज्यों से, पश्चिमी यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा जिले के कई राज्यों से जो है आते हैं। तो इसलिए जो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ही उन्हें इस बारे में जानकारी हो, QR कोड के बारे में भी जानकारी हो, इसलिए भी ये जो QR कोड है, पुलिस की स्पेशल टीम रवाना हुई है और इन जिलों में QR कोड को लगाया जा रहा है, दीवारों पर, खंभों पर लगाया जा रहा है, लोगों को बांटा भी जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यात्रा शुरू करने से पहले ये जानकारी मिल जाए। तो ये व्यवस्था अगर कारगर होती है तो ये बहुत ज्यादा पुलिस के लिए जो है बहुत ज्यादा ये आसानी, सरलता का ये काम बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और अगर ये सक्सेस रहता है पुलकित, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आगे कभी भी इस तरह के मेले या कुंभ का आयोजन किया जाएगा तो ये QR कोड बहुत अहम हो जाएगा, खासतौर पर ट्रैफिक प्लान को लेकर बाहर से आने वाले लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी देने के लिए। और अब टिहरी से खबर ले लेते हैं, जहां पर नेशनल हाईवे 94 बंद हो चुका है। बगड़धार के पास मलबा और बोल्डर आने से सड़क बंद हो चुका है। बारिश के चलते लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट नहीं होने से बार बार भूस्खलन हो रहा है। वहीं हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरह से लगातार ऊपर से पहाड़ से पत्थर गिर रहा हो और रास्ता बंद ना हुआ हो। अब जो है वो टिहरी से खबर आ रही है, जहां पर बगड़धार के पास जो NH 94 है वो बंद हो चुका है। मलबा और बोल्डर आने से सड़क बंद हो गया है। बारिश के चलते लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट नहीं होने से भी बार बार भूस्खलन की दिक्कतें आ रही हैं और हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें इस दौरान लगती देखी गई है। बद्रीनाथ धाम से 1 किलोमीटर पहले कंचनगंगा में ग्लेशियर पिघलने से उफान आ गया, जिसके बाद कंचनगंगा रूट का 50 मीटर हिस्सा मलबे की चपेट में आकर बह गया।
बद्रीनाथ धाम में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। कहीं ऊपर से बोल्डर गिर रहे हैं, कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ये जो तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से 1 किलोमीटर दूर की है। कंचनगंगा में ग्लेशियर पिघलने से उफान आ गया, जिसके बाद कंचनगंगा रूट का 50 मीटर हिस्सा बह गया है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी अब बढ़ने लगा है, जो लोगों को डरा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के बछेंचू क्षेत्र में 12 गांव को जोड़ने वाला फतेहपुर पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया। ये पैदल पुल लंबे समय से जर्जर हालत में था और कई बार इलाके के लोग इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन पैदल पुल के प्रशासन ने किसी तरह से कोई सुध नहीं ली। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद अब ग्रामीणों को कई किलोमीटर लंबा सफर तय कर खाखरा बाजार जाना पड़ रहा है। पौड़ी की राजधानी देहरादून में जोड़ने वाला पौड़ी देवप्रयाग स्टेट हाईवे मानसून सीजन में अब और बदहाल हो गया। जरा देखिए रिपोर्ट। पौड़ी को राजधानी देहरादून से जोड़ने वाला पौड़ी देवप्रयाग स्टेट हाईवे के हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। ये स्टेट हाईवे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के टनल निर्माण कार्य का खामियाजा बीते कई सालों से भुगत रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी हैवी मशीन हाईवे से गुजर रही है, जिससे स्टेट हाईवे का डामरीकरण पूरी तरह से उखड़ चुका है और मॉनसून सीजन में अब ये सड़क कई जगह दलदल में तब्दील हो चुकी है और सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे भी हो चुके हैं और इस रोड पर गाड़ी चलाना किसी खतरे से कम नहीं। ऐसे में अधिकतर ड्राइवर पौड़ी जाने से पहले श्रीनगर जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 15 किलोमीटर का अधिक सफर तय करना पड़ रहा है। देखिए, जिस व्यक्ति के पास अपना निजी वाहन है वो श्रीनगर के रास्ते राजधानी की तरफ जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति किराए के वाहन से जाएगा, जिसके पास अपना वाहन नहीं होगा, उसे इसी रोड से जाना पड़ेगा। और जो असुविधाएं वहाँ पर हो रही हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिन गड्ढों में गाड़ी उतरने से किसी को शारीरिक रूप से क्षति पहुँच रही है, किसी का वाहन क्षतिग्रस्त वहाँ पर हो रहा है, वो आम जनता को झेलना पड़ रहा है। देखिए, 2 व्हीलर तो वहाँ जाने लायक ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहले भी एक्सीडेंट हो चुके हैं। 2 व्हीलर मतलब अब इतने बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पर रोड में हो गए हैं, अगर 2 व्हीलर वहाँ जाता है तो वैसे ही गिर के किसी का पैर फ्रैक्चर हो रहा है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो रहा है, तो 2 व्हीलर तो वहाँ जाने लायक नहीं है। और जो अन्य 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी जाते हैं तो उनके अंजर पंजर वैसे ही आने जाने में ढीले हो जाते हैं। वहीं डीएम पौड़ी का कहना है कि बदहाल हाईवे की हालत सुधारने के लिए 16 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और रेल प्रोजेक्ट में लगी कंपनी को पहले ही एक नोटिस दी जा चुकी है। वर्तमान में उनका लगभग 16 करोड़ रुपए के आसपास का एस्टिमेट सैंक्शन हो गया और कुछ हिस्से की पेंटिंग कर दी गई है। और अभी मेरे द्वारा एक और नोटिस दिया गया, जिसमें जो उड़ने वाली धूल है उस धूल को कंट्रोल किए जाने और लगातार पानी के छिड़काव और जल्दी से जो ये कार्य है उसको समाप्त किए जाने या पूर्ण किए जाने के विषय में उन्हें निर्देशित किया गया। स्टेट हाईवे की बदहाली पर कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हाईवे की खस्ता हालत बरकरार है और मॉनसून सीजन में स्टेट हाईवे बड़े खतरे को न्योता दे रहा है। पौड़ी से न्यूज़ 18 के लिए आलोक रावत की रिपोर्ट। मई महीने में रुड़की की सोनाली नदी पर 90 लाख की लागत से एक वैकल्पिक रास्ता यानी कि रपटा बनाया गया था, लेकिन सीजन की पहली ही बारिश में रपटा बह गया, जिसके बाद बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। रुड़की में सोलानी नदी पर बना पुल पहले ही जर्जर हालत में था, जिसके बाद नदी में आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्ता यानी रपटा बनाया गया, लेकिन सीजन की पहली बारिश ही रपटा नहीं झेल सका और पानी के साथ ही रपटा भी बह गया। हालांकि इस वैकल्पिक रास्ते का शुरू से ही विरोध किया जा रहा था और अब उसके बहने से लोग भी गुस्से में हैं। इससे पहले पीडब्ल्यूडी ने सोलानी नदी पर एक रपटा बनाया था, जो पिछली बारिश में बह चुका। ऐसे में अब सरकारी धन के दुरुपयोग पर सवाल उठने लगे हैं। डेरा फाटक बंद हो जाता था, बच्चे गर्मी में बुरा हाल होता था, तो आदरणीय विधायक जी ने उनकी समस्या को देखते हुए इस रपटे का निर्माण कराया था। हाँ, ये देखने की बात है कि वो एक बरसात ही क्यों नहीं चल पाया। यहाँ के जो एक्शन थे उन्होंने ये कहा कि जब ये डलेगा हम भी यहीं पर खड़े हैं, आप भी मौके पर रहोगे, इसी गुणवत्ता आपके सामने रहेगी।
तो मगर वो देखो आप आज सारी फेल हो चुकी है। हल्की सी बरसात का पानी कल पहुंचा है, आज देखोगे आप पानी भी नहीं है, मगर उसी एक ही बरसात ने इस रपटे को बहा दिया है। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने आरोप लगाया है कि जनप्रतिनिधियों ने अपने स्वार्थ के लिए इस वैकल्पिक रास्ते का निर्माण करवाया था। उधर ठेकेदार का कहना है कि रपटे का काम तो अभी पूरा ही नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ ट्रायल के लिए खोला गया और इस पर अभी काम किया जाना है। ये रास्ता यहाँ पे बह गया। 93.5 लाख रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी द्वारा ये बनाया गया, विधायक प्रदीप बत्रा के प्रस्ताव पे बना है। आप देख सकते हैं उनकी भूमि है, भूमि को संरक्षित करने के लिए इस तरफ भी और उस तरफ भी अपने निजी स्वार्थों के लिए वो लोग यहाँ पे रपटा बनाए हुए हैं। अभी जो इसके ऊपर माल गिरना है, सड़क बननी है, वह भी नहीं बनी। ये 136 गिरा इसके ऊपर मतलब 136 के ऊपर ही इन्होंने ट्रैफिक चला दिया। अभी तो ना तो कार्य पूरा हुआ है ना कुछ हुआ, जिसमें लोग कोई कहता 9 करोड़ रुपए खा गए, कोई कहता 94 लाख खा गया, कोई कहता 95 लाख खा गए। ऐसा तो कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ से अभी। सोलानी नदी पर बना वैकल्पिक मार्ग अब लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। एक तो वैसे भी पहली बारिश में पुल बह गया और दूसरी ओर सरकारी पैसों को दुरुपयोग हुआ, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुआल की रिपोर्ट। और हल्द्वानी से खबर लेते हैं, जहां पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाले और रंगदारी मांगने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हल्द्वानी पुलिस ने ऐसे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर एक व्यापारी से रंगदारी मांग रहा था। इन दोनों ने खुद को गायक सिद्धू मूसेवाला का कातिल बताते हुए हल्द्वानी के ज्वेलर अंकुर अग्रवाल को 3 जुलाई को एक व्हाट्सएप कॉल किया। इस दौरान उन्होंने अंकुर अग्रवाल को जान से मारने की धमकी देते हुए 1 लाख की फिरौती मांगी। अंकुर ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर दिल्ली के एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा हल्द्वानी का ही रहने वाला है। उसने मुझे सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा बताते हुए कॉल मतलब मैसेज करा था और उसने मुझसे अमाउंट मांगा था, नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस टीम द्वारा पता लगा कि कोई यहाँ पर नागेंद्र चौहान है जो लोकल है, जिसने इस सुरेश एंड सन्स ज्वेलर के बारे में सूचना दी थी। वो एक्सटॉर्शन की रकम वसूलने के लिए इससे मिलने आ रहा है। पुलिस टीम ने अपना जाल बिछाया और इन दोनों को अरेस्ट किया। और कानपुर के हरिद्वार के खानपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक और अक्सर विवादों में रहने वाले कुंवर प्रणब चैंपियन एक बार फिर विवादों में है। ग्रामीणों ने बीजेपी नेता चैंपियन पर जबरन जमीन कब्जाने और धमकाने के साथ हवाई फायरिंग करने का भी आरोप लगाया। मंगलवार को लंढौर के करीब 2 दर्जन ग्रामीणों ने देहरादून में बीजेपी ऑफिस पहुंचे, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की। ग्रामीणों ने कहा कि चैंपियन बंदूक के दम पर उनके पट्टी की जमीनों पर कब्जा करना चाहता है और चैंपियन से उनको मुक्ति दिलाई जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी चैंपियन कभी हथियार लहराते तो कभी किसी के साथ मारपीट के मामले के चलते विवादों में रहा है। दिक्कत यह है कि जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, धमकी दे रहा है, जो उसके गुंडे कहते हैं गोली मार देंगे भाई। अब हम गरीब आदमी क्या करेंगे, अपना घर बार बेच के चले जाएंगे भाई। ये चैंपियन और चैंपियन के आदमी, हम गरीब आदमी, हमारी इतनी ताकत थोड़ा ही है। एक बार बातचीत करूंगा, किसी को दोषी करना मेरा काम नहीं है, हम बातचीत करेंगे। हो सकता है कि कई बार गलतफहमी भी बहुत चीजों की होती है। आखिर किसी पर किसी का कोई विषय बनता है तो उसको न्यायालय उसके लिए कोर्ट है, अपनी रिपोर्ट करे, है ना। इसलिए ठीक है कि मेरे कार्यकर्ता थे जो मुझसे मिलने आए हैं, मैं इस संदर्भ में बातचीत करूंगा। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार से बीजेपी उतना परेशान नहीं है जितना वो आगे होने वाले केदारनाथ उपचुनाव को लेकर परेशान है। अभी उपचुनाव की तारीख तक घोषित नहीं हुई, लेकिन बीजेपी अभी से अलर्ट मोड पर आ गई है। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर के निर्माण के बावजूद बीजेपी अयोध्या में चुनाव हार गई। इधर बद्रीनाथ विधानसभा सीट भी बीजेपी के हाथ से फिसल गई। यानी कि हिंदुत्व की जिस पिच पर बीजेपी खेल रही थी, वहां विपक्ष जीत दर्ज करने में सफल रहा। बद्रीनाथ में जीत के बाद कांग्रेस ने बार बार ये कहा
कि हिंदुत्व की संरक्षक सिर्फ बीजेपी नहीं है, कांग्रेस का ये नैरेटिव कहीं पूरी तरह से स्थापित न हो जाए। ये चिंता अब बीजेपी को सताने लगी है, लिहाजा केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी अलर्ट हो गई है। बीजेपी कार्य समिति में भी इसे लेकर चिंता जताई गई। हम लोग हर चुनाव को महत्व देते हैं, लेकिन बद्रीनाथ के एक छोटे से झटके ने कांग्रेस में मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, तो वो केदारनाथ में खत्म हो जाएंगे। केदारनाथ में हमने बहुत काम किया है, मोदी जी का वहाँ लगाव है, और हमारी जो विधायक थी वहाँ शौर्य जी, उनका बच्चा वहाँ प्रभाव रहा है। हम उसकी पूरी रचना आगामी दिनों बनाएंगे, क्योंकि अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा उसमें हम सबका विधिवत रूप से सर्वसम्मति से प्रत्याशी की भी हम घोषणा करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, और बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में भी जीत का दावा कर दिया है। जनता के हाथ में जो शक्ति है, जनता गुण और दोष के आधार पर ये निर्णय करेगी। मेरा विश्वास है जिस प्रकार से इस टेन्योर में, पिछले टेन्योर से लेकर इस टेन्योर में केंद्र और राज्य के द्वारा जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, उससे जनता असहज महसूस कर रही है, और जनता मौका चाहती है कि हम इस मौके पर संदेश दें कि सरकार जो कुछ कर रही है ठीक है। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई केदारनाथ सीट पर अब तक हुए 5 विधानसभा चुनाव में 3 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो यहां कांग्रेस तीसरे पायदान पर खिसक गई थी। दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय कैंडिडेट अब बीजेपी में है, इसीलिए बीजेपी अपना दावा मजबूत तो मान रही है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और केदारनाथ में सोना चोरी होने को लेकर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद ने सवाल खड़े किए, और बद्री केदार मंदिर समिति की भूमिका संदेह के घेरे में है, क्योंकि केदारनाथ का रखरखाव का काम मंदिर समिति करती है। मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश कोतियाल का कहना है कि समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को बताना चाहिए कि 223 किलो सोना आखिर गया कहां। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सोना चोरी अगर हुआ है और शंकराचार्य के पास इसके प्रमाण हैं, तो उन्हें बद्री केदार मंदिर समिति को केस दर्ज जरूर कराना चाहिए। देखिए, 223 किलो सोना आ गया, ये प्रचारित स्वयं बीकेटीसी के अध्यक्ष जी ने किया। वो आज भी उनकी खबरें और उनके ऑडियो वीडियो वो सभी के पास हैं। फिर उन्होंने बरगलाने के लिए क्या कहा कि 23,000 ग्राम, और तब बोलेंगे 23 लाख मिलीग्राम। तो यही इस तरह मतलब बरगलाने की बात है। भाई सीधे सीधे बताओ कि 223 किलो बोला था, वो 223 किलो आया या नहीं आया, बस सीधी बात करो, बरगलाने वाली बात ना करो। देखिए, मैं शंकराचार्य जी का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर चोरी हुआ है तो मैं शंकराचार्य से आग्रह करूंगा तत्काल वो रिपोर्ट दर्ज करें, मंदिर समिति के नाम रिपोर्ट दर्ज करें, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर पर कांग्रेस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता गणेश कोतियाल के साथ पहले प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहे। गणेश कोतियाल ने केदारनाथ बचाओ का पोस्टर लगाकर कहा कि दिल्ली के ट्रस्ट को नाम बदलना चाहिए और केदारनाथ धाम शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सभी नेताओं के साथ 24 जुलाई को केदारनाथ बचाओ पदयात्रा शुरू होगी, जो हरिद्वार से चलकर केदारनाथ में संपन्न होगी। करण माहरा ने कहा कि इस मुद्दे को गणेश कोतियाल ने लीड किया है और वो सभी साथ चलेंगे। और पूरे उत्तराखंड में कल लोक महापर्व हरेला मनाया गया। देहरादून के मालदेवता में वन विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल और सांसद नरेश बंसल ने भी पौधारोपण किया। इसके साथ ही राज्य में हरेला पर्व शुरू हुआ। पूरे राज्य में 2 करोड़ पौधारोपण करने का इस बार लक्ष्य रखा गया है। हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे। और आज के दिन, आज पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही
आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को पर्यावरण संरक्षण का त्योहार बताया। मातृभूमि उत्तराखंड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोश्यारी ने हरेला काटकर उपस्थित लोगों को भेंट किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े सदस्य, पर्यावरणविद और उत्तराखंडी समाज के लोग उपस्थित रहे। तो कल पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम रही और इसी पर्व के साथ शुरू हो गया वो पर्व जिससे आने वाले सालों में उत्तराखंड की हरियाली में 4 चांद लग सकेंगे। बारिश के इन फुहारों और इस भरे भरे मानसून के बीच कुमाऊं के इलाके में हरेला पर्व की धूम रही और इसी के साथ शुरू हो गया प्लांटेशन का ये दौर। अकेले कुमाऊं में ही सरकार ने बड़े प्लांटेशन का लक्ष्य रखा है और उत्तराखंड के इस लोक पर्व पे आज वृक्षारोपण तो हो रहा है। आज शुरुआत है इसकी, लेकिन पूरे जो हमारा मानसून सीजन है इसमें पूरे कुमाऊं भर में 30 लाख से ऊपर पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहेगा, हॉर्टिकल्चर और उसके अलावा जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी टारगेट्स दिए हुए हैं। जाहिर है लक्ष्य बड़ा है, ऐसे में जिलों के स्तर पर भी काम शुरू हो गया है। यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के लोग भी आगे आ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ हर साल हम लोग ये पर्व मनाते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति में इस पर्व का बहुत महत्व है। तो हम लोग उसी भावना के साथ, उसी मैसेज के साथ आज पौधारोपण भी करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के अलावा भी जो अन्य काम है उन पर भी हम लोग जो है फोकस करें। साथ ही मैं हर एक से निवेदन करता हूं कि इस समय पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्षों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे निवेदन किया है कि अपने माँ के नाम एक वृक्ष जरूर लगाएं और वृक्ष लगाएं नहीं, उसको पालें सेंतें भी। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण में तेजी से बदलाव हुआ है, जिसका सीधा असर इंसानी जिंदगी पर पड़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला हमें पर्यावरण संरक्षण की याद दिलाता रहता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरेला लोक पर्व के मौके पर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में कल से श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मेले का उद्घाटन किया। अब अगले महीने 1 महीने तक जागेश्वर में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। सीएम धामी ने भी जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर के मंदिरों का विकास किया जा रहा है। जागेश्वर धाम का विकास भी मास्टर प्लान के तहत हो रहा है। सीएम धामी ने कहा कि यहां आने वाले भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इस लिहाज से प्लान बनाया गया है।